जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आई दो बड़ी रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि हमारे दो अलग अलग प्रोग्राम्स को लेकर के हैं। पहली बड़ी रिपोर्ट तो आई है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के, जिसे खुद अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं जितेंद्र जाधव सर, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। और इसके अलावा हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम, जिसको हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं, इसको लेकर एरो इंडिया 2025 के बाद से अब फाइनली एक बड़ी अपडेट साझा करी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमका के एक्चुअल नंबर्स क्या होने वाले हैं। एमका को लेकर के जितेंद्र जाधव सर ने जो बयान दिए हैं, क्या वाकई हम उस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, और अगर उस लेवल पर वाकई तैयारी हो रही है तो आप यकीन मानिए कि प्लानिंग बहुत बड़ी है। हम जो सोच रहे थे कि एमका मार्क 1 की शायद हमें सिर्फ 1 से 2 स्क्वाड्रन देखने को मिले, हमें इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को निसंदेह अब मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है ये नंबर 100 को पार कर जाएं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक वाजिब वजह भी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारा ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम अभी कहां पर है, किस इसका करंट स्टेटस क्या है, इसकी पहली उड़ान को लेकर क्या टिप्पणी करी गई है, और क्यों इस समय भारत सरकार खुद ये चाहती है कि इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और वो दो नई कॉन्फ़िगरेशन क्या है टिडबीएफ की, जिसको लेकर आडा के वैज्ञानिकों ने टिप्पणी करी है, उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं टिडबीएफ और एमका के बारे में। एनडीटीवी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जितेंद्र जाधव सर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। उन्होंने कहा कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए एक एग्रेसिव लेकिन अचीवेबल रोड मैप को सामने रखा है, जहां पर एमका का जो मार्क 1 वेरिएंट है, इसको लेकर एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2028 में हम इसके रोल आउट के कार्य को पूरा कर ले, और इसकी जो पहली उड़ान है वो 2028 के अंत तक या 2029 की शुरुआत में हमारी तरफ से पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जो फुल इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स में वो 2033 से 34 तक किया जाएगा। जाधव सर ने ये भी एम्फसाइज किया कि प्रोग्राम का जो मोमेंटम है ये इसके सैंक्शन होने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, जब अप्रैल 2024 में हमें इसकी परमिशन मिली थी, और हमने ऑलमोस्ट लगभग सभी टेक्नोलॉजी जो कि एमका मार्क 1 के लिए ज़रूरी है उन्हें या तो विकसित कर लिया है या वो अपने डेवलपमेंट के अंतिम चरण पे है। और हम यही टारगेट कर रहे हैं कि 2027 के अंत तक या 28 की शुरुआत तक इसका रोल आउट हमारी तरफ से कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी, और भारत की जो स्क्वाड्रन शॉर्टेज है या इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन शॉर्टेज है, उसमें हमारा ये जो काम है ये काफ़ी सहायतापूर्ण प्रतीत होगा। उन्होंने ये भी कहा अपने इंटरव्यू के दौरान कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित करने में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जहां पर इंजन से लेकर के जो दूसरी टेक्नोलॉजी हैं इनको भी ऐड किया गया, और इस समय हम भारतीय वायुसेना की नीड के हिसाब से ही यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसको बना रहे हैं। आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना इसके तकरीबन 100 से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो ऑर्डर कर सकती है, इसका अनुमान भी आडा की तरफ से लगाया गया है। जाधव सर का जो टाइमलाइन को लेकर अभी अनाउंसमेंट थी, उसके बाद से डिफेंस के गलियारे पर चर्चा फिर से ट्रिगर हुई है कि क्या वाकई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अपने इस टाइमलाइन पे बनी रहेगी, क्योंकि अगर 2028 में भी रोल आउट कर लिया जाता है तभी ये एयरक्राफ्ट तकरीबन ये मान के चलिए कि 8 से 9 महीने का समय लेगा अपनी पहली उड़ान में। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर 28 की शुरुआत में रोल आउट किया गया तो 28 के अंत तक या 29 की शुरुआत में जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी, जहाँ पर इसकी जो एयरफ्रेम की टेस्टिंग है फिर शुरू होगी, फिर ग्राउंड टेस्टिंग की शुरुआत होगी, और उसके बाद जो पहली उड़ान के बाद से जो चीज़ें हैं वो लगातार जो शॉर्टीज़ हैं उनके थ्रू देखी जाएंगी। अब जो बात करें इस प्रोग्राम को लेकर अपडेट जो सामने आई है उस पर यही है कि 15,000 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी आवंटित की जा चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस दशक के पहले या यूँ कह रहे 2035 के पहले तकरीबन यहाँ पर 16 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक डिलीवर किए जाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। एमका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 2 वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट मार्क 1 होगा जो कि F414 के साथ आएगा। हालांकि आने वाले भविष्य में प्रोविज़न ये भी रखे गए हैं कि इन्हें जो सैफरान द्वारा विकसित किया गया इंजन है जो कि GTRE के साथ विकसित किया जाएगा, उससे यहाँ पर अपग्रेड भी दिया जाएगा, लेकिन वो तो बात की बात है। अब बात कर लेते हैं दूसरे और मोस्ट अवेटिंग टॉपिक को लेकर आई रिपोर्ट के बारे में, जो कि है इस समय टिडबीएफ को लेकर के।
अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का करंट स्टेटस क्या है और भारत इस क्षेत्र में कितना कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि हाल ही में भारतीय नौसेना के कुछ सीनियर ऑफिशियल ने टिडबीएफ की धीमी प्रोग्रेस को लेकर अपना जो रोष है वो व्यक्त किया था और इसको लेकर जो भारत की मंशा है इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए थे कि क्या हम वाकई इस प्रोग्राम को लेकर सीरियस भी हैं या ये भी सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। तो एक लंबे अरसे के बाद ही सही पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट करी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर, जिसको 5th जन माइनस प्लेटफॉर्म के तौर पर क्लासिफाई किया गया है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और आडा ने ये कहा कि इसमें हम एक बड़े माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर 2026 के मध्य में इसका जो CDR है यानी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि एक बार जैसे ही CDR कंप्लीट होता है तो हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएंगे, जहां पर हम फंड्स का अप्रूवल मांगेंगे और हमें तकरीबन 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। टिडबीएफ का मुख्य उद्देश्य होगा भारतीय नौसेना के जो MiG-29 के फाइटर्स हैं इनको रिप्लेस करना, जो कि एक लंबे समय तक सर्विस में है और इनके जो सर्विसबिलिटी इश्यूज़ हैं इनसे नौसेना काफ़ी परेशान है। अब यहाँ पर ये एक रेयर कैडेट अपडेट थी जो कि आडा की तरफ से रखी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये डुअल वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है या डुअल आर्किटेक्चर में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो होगा लेकिन इसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार सिस्टम देखने को मिलेगा और इसके अलावा दूसरी जो एडवांस एवियोनिक्स हैं वो एमका से बोरो करी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके 2 अलग अलग वेरिएंट या कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जो कि इसकी जंप ऑपरेशन जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए सूटेबल होगा। जबकि दूसरा वेरिएंट या दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो देखने को मिलेगा वो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जहां पर कैटपल्ट लॉन्च सिस्टम की सहायता से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकेगा। जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना जो 2 प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अब ये लगभग कंफर्म है कि उनको ऑपरेट करने वाली है। खैर जो भी हो, हमें इंतज़ार है इस समय टिडबीएफ का। और भारतीय नौसेना ने पहले कहा था कि हम 70 के आसपास एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करेंगे, लेकिन इनिशियल बैच अब तकरीबन 80 फाइटर्स का होने वाला है। लेकिन एक अनुमान ये कहता है कि आने वाले भविष्य में इनके नंबर्स जो है वो 100 को पार करेंगे और भारतीय नौसेना अलग अलग रोल में इनको यूज़ करेगी। ये एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल फाइटर होंगे जो कि एयर सुपीरियरिटी मिशन, नेवल स्ट्राइक मिशन या ग्राउंड स्ट्राइक मिशन को कैरी करने में सक्षम होंगे। और एक बार जैसे ही CCS नॉट मिल जाती है उसके बाद से युद्ध स्तर पर जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा और इसकी पहली उड़ान को 2031 में ऑर्गेनाइज करने का टारगेट रखा गया है और इसके बाद 2037 से इसका जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। इस पर अब ये कंफर्म नहीं है कि F414 का यूज़ किया जाएगा या फिर इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन होगा। अब इस पर अभी भी असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद है कि हमें कोई बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है। आप एमका और टिडबीएफ को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।